हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैं एक जीके का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बिहार के आगामी एग्जामों को देखते हुए, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और जीके के साथ जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही इसमें जो है करंट, चूंकि अभी करंट अफेयर्स का ट्रेंड जो है चल रहा है। अधिकतर एग्जाम में देखे हैं कि 15-20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, है ना। यानी सारा मिक्स होगा इसमें, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों पोर्शन और साथ में करंट अफेयर्स। ठीक है, सारे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उसका ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, टोटल 50 क्वेश्चन का, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यानी जो 1857 का विद्रोह था, सैनिक विद्रोह, ये किसके द्वारा कहा गया था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वीडी सावरकर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, वीडी सावरकर का एक बुक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है, 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी बुक में उन्होंने चर्चा किया कि जो 1857 का विद्रोह था वो क्या था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसको याद रखिएगा बुक का नाम कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया? वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है आरसी मजुमदार से। आरसी मजुमदार जी ने कहा था इसी 1857 विद्रोह को कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, किसने कहा था? आरसी मजुमदार ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, और किस बुक में ये बात लिखी हुई है? तो इनका भी एक बुक है, द शिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी मजुमदार के द्वारा। और इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा था कि न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे, है ना। तो सती इसका भी किया था, इसका भी विरोध किया था। जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जो वेस्टर्न आपका एजुकेशन है, उसका विरोध नहीं करते थे और उसका जो है समर्थन करते थे। जो राजा राम मोहन राय थे वो वेस्टर्न फिलोसफी से प्रभावित थे। ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो वेस्टर्न कल्चर था, उससे वो प्रभावित थे। तो उनका जो है उसका विरोध, वेस्टर्न कल्चर का विरोध या वेस्टर्न फिलोसफी का विरोध वो नहीं किए, उसका समर्थन करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी बाल विवाह का विरोध किया है, सती प्रथा का तो पुरजोर विरोध किया है। और सती प्रथा का जो विरोध के लिए उन्होंने एक जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर था, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर था,
इसी के द्वारा जो है वो सती प्रथा का पुरजोर विरोध किए थे। ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और वो एकेश्वरवाद यानी केवल एक ईश्वर पर भरोसा करते थे। उनका विश्वास एक ईश्वर पर था। ठीक है, तो वो एकेश्वरवाद सिद्धांत को भी मानते थे। ठीक है, लेकिन वो वेस्टर्न जो फिलोसफी था उसका समर्थन करते थे, इसलिए इसका विरोध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सती प्रथा जो बंद किया गया था वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? 1829 में। ठीक है, और कभी कभी नियम भी पूछ लेता है किस नियम के तहत किया गया। तो याद रखिएगा नियम 17 के तहत जो है इसको दंडनीय अपराध कहा था। सती प्रथा को नियम 17 के अंतर्गत क्या कहा था? दंडनीय अपराध। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में भी एक दो चीज जान लीजिए। 1815 में इन्होंने आत्मसभा का गठन किया। ठीक है, 1815 में आत्मसभा का। 1823 ईस्वी में कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? कोलकाता में ही। ठीक है, और इनके बारे में एक और चीज याद रखना है कि 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म सभा का गठन किया जो आगे चलकर किसके नाम से जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। कब? 1928 में। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। 1800 ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आत्मसभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। 1823 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में ही, और ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में। निम्नलिखित में किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया? तो देखिए, शुरू में जो आंदोलन हुआ करते थे उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हुआ करती थी, है ना। लेकिन जो नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को मनाया कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसमें महिलाएं भी भाग लेगी, और गांधी जी मान चुके थे। और इसी के कारण जो है नमक सत्याग्रह और उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? तो या तो नमक सत्याग्रह कीजिए या नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन में अगर नमक सत्याग्रह तो नमक सत्याग्रह, ना तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसके लिए गांधी जी को किसने मनाया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मनाया था। और इनके साथ उस नमक सत्याग्रह में जो है राजकुमारी अमृत कौर और इनके साथ जो थी वो सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, ये दोनों भी थी। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और क्या ध्यान रखना है आपको, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने चुनाव लड़ा था। भारत की पहली महिला जिन्होंने क्या करा था? चुनाव लड़ा था। वो कौन थी? कमला देवी
चट्टोपाध्याय, ये भी ध्यान रखना, प्रथम महिला जिसने चुनाव लड़ा था। और इन्होंने जो है हथकरघा और हस्तकला था, हस्तशिल्प था, उसके क्षेत्र में बहुत, उसके जो पुनर्जीवित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था कमला देवी चट्टोपाध्याय का। इसलिए इनको जो है हथकरघा माँ भी कहा जाता है, हथकरघा माँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि हथकरघा माँ किसे कहा जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया कि महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाओं को भी शामिल होने के लिए किसने मनाया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। उनके साथ और कौन कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर और सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम महिला जो चुनाव लड़ी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, और हथकरघा माँ किसे कहा जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1931 में किया गया था, चार लोगों के द्वारा अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियल रूप से, जिसमें एक थे फूलन प्रसाद वर्मा, दूसरे थे आपके गंगा शरण सिंह, तीसरे थे आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, और चौथे थे रामानंद मिश्र। इन चारों ने मिलकर, ठीक है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कौन कौन? फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फूलन प्रसाद वर्मा। लेकिन ये एक अनऑफिशियल रूप से था। ऑफिशियली जो है 1934 में ऑफिशियली जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऑफिशियली रूप से बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, ऑफिशियली रूप से। और इस पार्टी का जो अध्यक्ष था, जो बिहार समाजवादी पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो आपके थे कौन? नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अध्यक्ष। और जो प्रथम सचिव या महासचिव, वो थे जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके प्रथम सचिव थे। तो अनऑफिशियली इनका गठन किया गया था चार लोगों के द्वारा, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र द्वारा 1931 में। ऑफिशियली जो है 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और यही जो पार्टी है वो जो पूरे देश में है वो आधार बना किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? आधार बना, और इसका भी गठन 1934 में हुआ। ठीक है, जो बिहार समाजवादी पार्टी है वो आधार बना किसका? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। यानी ये बिहार के लेवल पर था और देश के लेवल पर ये किसका आधार बन गया? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और इसका भी गठन 1934 में हो गया। ठीक है, जिसकी पहली बैठक शायद बंबई में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फूलन प्रसाद वर्मा। ऐसे ऑप्शन में और भी होंगे, अगर गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, तो ये सभी इसके गठन किए थे 1931 में अनऑफिशियली। ऑफिशियली 1934 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम सचिव कौन हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी एक जैन गुरु को, जो थे हीर विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी। ये एक जैन गुरु थे, जैन धर्म के विद्वता और जो है आध्यात्मिक ज्ञान इनके पास बहुत था। तो इसीलिए अकबर ने इन्हें क्या चीज की उपाधि दी थी? जगत गुरु की। तो जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा किसे दी गई? जैन गुरु श्री
हीर विजय सूर्य को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो नीचे आपको जो है दिल्ली सल्तनत के 4 वंश दिए हुए हैं और इसको जो है आपको क्या करना है, दिल्ली पर शासन करने वाले को 4 वंश दिए हुए हैं और इसको सजाना है आपको किस रूप में, पहले कौन था, फिर बाद में कौन था और फिर बाद में कौन था। तो ये वंश बार बार आपको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जी के तुमसे लो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ट्रिक है, जी के तुमसे लो। जी का मतलब हो गया गुलाम, के का मतलब हो गया खिलजी, तो से हो गया तुगलक, तुग तुमसे ना, यहाँ तुमसे हो गया, तुमसे, त से हो गया तुगलक, तू से तुगलक, से हो गया सैयद और लो से हो गया लोदी। ठीक है, जी के तुमसे लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश का पीरियड जो था वो 1206 से आपका कब तक था, 1290। ठीक है, ये हो गया आपका 1290 से 1320 खिलजी। तुगलक हो गया 1320 से लगभग था आपका 1414 या 17 के आसपास। ठीक है, 1414 या 17 के आसपास। और ये आपका हो गया सैयद है ना, सैयद हो जाएगा 1414 से, अगर 17 होगा तो 17 से 1451। और लोधी वंश के लिए, लोधी वंश लोधी वंश का हो जाएगा 1451 से 1526। ठीक है, 1451 से 1526। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन 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 ऐबक। खिलजी वंश का हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खरीज खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, गुलाम, यानी 4। और एक ही ऑप्शन में 4 से शुरुआत है, आंख बंद करके टिक मार दीजिए। ऐसे देख लीजिए, गुलाम के बाद हो जाएगा खिलजी, जी के खिलजी। खिलजी के बाद आपका हो जाएगा तुगलक, तुगलक इसमें है नहीं। उसके बाद सैयद, सैयद मनी 3 और आपका 2 में हो गया लोधी 2। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, जी के तुमसे लो, जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टू फॉर तुगलक, से फॉर सैयद, लो फॉर लोधी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो देवपुत्र का जो उपाधि है ये कुषाण वंश के शासक, किस वंश के शासक, जो कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक, ये अपने आप को देवों का पुत्र यानी ईश्वर का पुत्र मानते थे, इसलिए ये देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, किस कौन सा वंश, कुषाण वंश के जो शासक थे वो किसका उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र के। इसका जो है संस्थापक कौन था कुषाण वंश का, कुजुला
कड फिशेस। ये लोग जो थे मूलतः जो कुषाण थे वो मूलतः कहाँ के थे? चीन और तुर्किस्तान तुर्किस्तान सीमा के निवासी थे। ठीक है, मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीन तुर्किस्तान सीमा के निवासी थे। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो विस्तृत रूप से जो है किसने चलाया था? तो कुषाण वंश ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के विस्तृत रूप से किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने ही चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत ही क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा तभी तो। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में कहीं भी जो है किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर एक धर्मों को समान मान्यता दी गई है ना, समान माना गया है। तो धार्मिक राज्य की स्थापना तो हो ही नहीं सकता है। और डी कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को जो है समान माना गया है। तो इसका ए सही है, बी सही है, डी सही है। कौन सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये भारत के संविधान के नीति निर्देशांक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद अनगिनत बार चाहे तो वह चुनाव लड़ सकता है ना। भारत का जो राष्ट्रपति है वो जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी कितनी बार भी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस इससे हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत ऐसा हो सकता है, तो अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत जो है राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। इनमें से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है, यानी यूनिक रूप से? कहने का मतलब जो ये स्पेशली लोकसभा के लिए ही होगा और ये शक्ति जो है किसी और सभा के लिए नहीं होगा। वल्ली यूनिक शक्ति ये लोकसभा के पास है। पहला है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, एकदम सही है। धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा तो कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये बात भी सही है कि धन विधेयक में अगर कोई संशोधन करना है या उसको खारिज करना है तो वो कौन कर सकता है? लोकसभा ही कर सकता है। मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में सबको पता है कि जो मंत्री परिषद होता है कैबिनेट, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर भी सही है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन के संबंध में ये जो गुण है वो राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा। तो 3 ऐसा इसमें हो जाएगा, 1, 2 और 3। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उस धन विधेयक में कोई संशोधन करना है या उसका खारिज करना है, निरस्तीकरण करना है तो लोकसभा ही कर सकता है। मंत्री परिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? अवशिष्ट शक्तियां, आपको पता है कि जो सूचियां होती है वो 3 तरह की सूची बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
और अलग अलग सूची में जो है अलग अलग विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची जिसमें संघ जो है यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आता है तो वो समवर्ती सूची में होती है। ठीक है, लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था उस समय कुछ ऐसी भी चीजें थी जो हमारे आसपास मौजूद नहीं थी, है ना, यानी हम लोग उसके बारे में जानकारी में हम लोग के पास उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता था तो उसको रखा गया है अवशिष्ट शक्तियों के पास कि भविष्य में कुछ ऐसा हुआ जिसमें, ठीक है, कुछ ऐसा कानून बनाना पड़े तो ये शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाएगी और ये दिया जाएगा किसको, केंद्र सरकार को यानी संघ को। ठीक है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, वो केंद्र के पास है, यानी नया कुछ भी जो संविधान के अंतर्गत नहीं है, है ना, वो उस पे अगर कानून बनाना हो तो वो उस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आता है अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची जो है किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। तो कोई भी राज्य अगर कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में जो है राज्य स्तर का दल है तो उस दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। तो कम से कम कितने राज्य में, 4 राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा 3 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गया कि कम से कम 4 राज्यों में क्या हो, उसका राजकीय दल यानी राज्य स्तर का दल घोषित हो, या दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम वैध मतों का 6% और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें। एक कंडीशन ये हो गया। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो गया कि लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें कम से कम वैध मतों का उसको 6% और लोकसभा में कम से कम उसके पास क्या हो, 4 सीटें हो, कम से कम क्या हो, 4 सीटें हो, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वैध माना जाएगा, मतलब वो राष्ट्रीय दल का उसमें जो है राष्ट्रीय दल का उसको मान्यता मिल सकता है। दूसरा कंडीशन है कम से कम 2% सीटें, कम से कम 2% सीटें, और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, ये याद रखिएगा। 2% सीटें हैं, 2% सीटें हैं, ये वोट नहीं है, 2% सीटें, यानी जो भी आपका टोटल लोकसभा में सीट है उसका कितना, 2% सीट होना चाहिए, और वो भी 3 विभिन्न राज्यों में, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, तो राष्ट्रीय दल का उसको मान्यता मिलेगा। तो 3 कंडीशन हो गए, क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो कम से कम 4 राज्यों में उसको राजकीय दल यानी राज्य स्तर का दल होना चाहिए, तो वो राष्ट्रीय दल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6% वोट, वैध मतों का 6% वोट मिले, और लोकसभा में कम से कम क्या हो, 4 गो सीट है, तो हो सकता है राष्ट्रीय दल। तीसरा कंडीशन है कि कम से कम 2% टोटल सीट का, यानी लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं उसका 2%, और कम से कम विभिन्न 3 राज्यों में, ये 2% जो सीटें हैं वो सिर्फ एक राज्य में नहीं, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में ये 2% अगर सीटें हैं तो भी वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक गणतंत्र है, बात सही है। भारत में संविधान संघ तथा राज्यों की शक्तियों का विभाजन करता है।
भारत में जो संविधान है वो संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। ये भी बात सही है, भारत का जो संविधान है वो संघ और राज्य में अलग अलग शक्ति का विभाजन करता है। लेकिन इसके लिए गणतंत्र थोड़ी है, गणतंत्र इसलिए है कि यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र है। लेकिन भारत का संविधान जो है संघ तथा राज्यों में शक्ति का विभाजन करता है, ये अलग बात है। तो सही दोनों है, लेकिन ये इसका जो है जो ए आर है वो ए का सपोर्ट नहीं करता है, मतलब इस कारण से इसका जो है व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसके कारण आर के कारण ए सही नहीं है। ए अलग सही है, आर अलग सही है, और इसकी व्याख्या आर नहीं है, ए की व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। क्यों गणतंत्र है? क्योंककि यहाँ का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, और भारत का संविधान जो है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। अनुच्छेद 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11 के तहत, भाग 11 के तहत अनुच्छेद 245 और 263 के तहत शक्तियों का विभाजन करता है संघ तथा राज्य में। तो दोनों सही होगा, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो पंचायतों के गठन का जो विचार है वो भाग 4 के तहत है, भाग 4 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो सामाजिक समानता है, ऐसा कोई वर्ड जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में न्याय की बात की गई है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुता की बात की गई है। तो न्याय जो है वो आपका 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय है। तो सामाजिक न्याय और जो है ये वर्ड है, लेकिन सामाजिक समानता ये वर्ड संविधान में नहीं है। बाकी व्यक्ति की गरिमा की बात हो गई है। समानता में 2 तरह का समानता है, एक प्रतिष्ठा का और एक अवसर का। बंधुता में राष्ट्र की अखंडता हो गया, प्रतिष्ठा का समानता हो गया, ठीक है। और स्वतंत्रता, जो 5 वो स्वतंत्रता आपको दिया गया है, विचार का, अभिव्यक्ति का, उसके बाद विश्वास का, धर्म यानी आस्था का और उपासना का। लेकिन सामाजिक समानता का कहीं यूज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक न्याय है और सामाजिक समानता है। अच्छा, सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता में अंतर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात है। देखिए ऐसे समझिए, सामाजिक समानता हो गया मतलब समाज में सबको एक ही तरह से ट्रीट करना। कहने का मतलब, अब अगर आपके पास इस तरह से समझ लीजिए कि 5 बच्चे हैं अलग अलग हाइट के, ठीक है, और सबको आपने एक ही कुर्सी दे दी है, सबको आपने एक ही कुर्सी खड़े होने के लिए दे दिया है। आप बताइए, उसमें एक छोटा वाला भी है, एक उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, और सबको आपने एक समान कुर्सी दे दिया, तो ये हो गया सामाजिक समानता, मतलब सबको आप समान ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, क्या समाज में आप जो है सब प्रॉपर सबको बैलेंस कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन सामाजिक न्याय क्या करता है कि जो छोटा है उसको थोड़ा बड़ा कुर्सी दे दिया जाए, और जो बड़ा है उसको थोड़ा छोटा कुर्सी दे दिया जाए, ताकि जब खड़ा होगा तो सब इक्वल ही दिखेंगे। ठीक है, सब इक्वल ही दिखेंगे। तो ये हो गया आपको सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि जो पिछड़ा है ना, जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाए, ये सामाजिक न्याय है। और सामाजिक समानता का मतलब हो गया सबको बराबर ट्रीट करना। तो इस तरह से जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, तो संविधान में जो है सामाजिक समानता नहीं, सामाजिक न्याय की बात की गई है। न्याय 3 तरह के हैं। ठीक है, आपको क्या क्या मिला है संविधान में? 3 तरह के न्याय मिले हैं। स्वतंत्रता जो है आपका 5 तरह का आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है। समानता 2 तरह का है, प्रतिष्ठा और अवसर का, और एक बंधुता है यानी राष्ट्र की अखंडता है। ठीक है, एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल जो है
किसके द्वारा पृथक होता है? तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल से अलग अलग होता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होता है? अंडमान और निकोबार। 8 डिग्री से भी याद रख लीजिए, 8 डिग्री से होता है मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, 9 डिग्री से लक्षद्वीप व मिनिकॉय ये अलग अलग होते हैं। तो 8 डिग्री से कौन होगा? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 10 डिग्री से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी किस निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करता है? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है, जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसको पानी की आपूर्ति होती है सतलज नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? सतलज, जो कि सिंधु की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सतलज नदी, और इसी का पानी भाखड़ा नांगल परियोजना में जाता है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है। पंजाब और हिमाचल की सीमा पर, ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। और इसको पानी कहां से मिलता है? किस नदी से? सतलज नदी से। भारत के प्रमुख प्रवाल भीति क्षेत्र निम्नलिखित में कौन से हैं? तो प्रवालों के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ा जाता है, तो समुद्र की सतह पे जाके वो इस तरह की भीतियां बनाती है ना। समुद्र के जो किनारे का जगह होता है, वहां पर भीतियां बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवाल भीति। प्रवाल जो है एक अकशेरुकी जीव होता है, जिसके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ छोड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो जम के भीति का निर्माण करती है, और उसी को क्या कहा जाता है? प्रवाल भीति। और प्रवाल भीति जो है भारत के कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, भारत में कच्छ की खाड़ी में भी, मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी जगह जो है प्रवाल भीति पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 सभी जगह। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा जो है प्रवाल भीति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, सबसे बड़ा रीफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। और जो प्रवाल भीति है उसको समुद्र का क्या कहा जाता है? वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि जो जिस तरह से देखते हैं अमेजन जो है, जहां पर बहुत सारा विविधता पाया जाता है जीवों का, उसी तरह से प्रवाल भीति में ये जीव समुद्र के अंदर जो है विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। समुद्र के अंदर जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसको माना जाता है? प्रवाल भीति को। और इसको समुद्रीय वर्षा वन भी कहा जाता है। किसको? प्रवाल भीति को। ठीक है, और प्रवाल भीति भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस सभी जगह पाया जाता है। सबसे बड़ा जो प्रवाल भीति है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में आता है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में आता है। और इसी श्रेणी में जो है बनिहाल दर्रे से गुजरती है कौन? जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर। और ये किसको किसको जोड़ती है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। कभी कभी इसका एनएच भी पूछा जाता है। ये नेशनल हाईवे 44 के तहत आता है। पहले 1A था, NH 1A, बट अब हो गया है NH
44। ठीक है, जम्मू से किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है। लंबाई 2.85 किलोमीटर। किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। किस दर्रे के अंदर किस तरह से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। कौन? जवाहर सुरंग। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रसायन कारखाना गुजरात में स्थित है, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, गुजरात के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक ही खेत की विभिन्न पंक्तियों में दो अथवा दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो एक पंक्ति में कुछ लगा दिए, फिर अगला पंक्ति में कुछ और, फिर अगला पंक्ति में कुछ और, तो ऐसी खेती को कहा जाता है इंट्रा क्रॉप। ठीक है, अंतर फसल, इंट्रा क्रॉप कहा जाता है जब अलग अलग जो है पंक्ति यानी दो या दो से अधिक पंक्ति में अलग अलग फसल उगाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इंट्रा क्रॉप कहा जाता है, अंतर फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। कथन ए कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। बच्चा जानता है कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होता है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये गलत है। काली मिट्टी जिसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी। ठीक है, इसमें जो है आपका लोहा की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है, फिर आपका पोटास की मात्रा होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है, एल्यूमिनियम ठीक है प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये सब होता है, खनिज ये सब होते हैं, बट आपका जो है नाइट्रोजन और जो जैव पदार्थ होते हैं वो इसमें अब्सेंट रहता है। इसमें क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो है इसमें मौजूद नहीं होते हैं। किसमें? जो काली मिट्टी है उसमें। ठीक है, और इस मिट्टी का खास बात यही है कि इसमें नमी बहुत देर तक रहता है, ये अपने अंदर जो है नमी बनाकर रखता है, और जब सूखता है तो फट जाती है, जिसके कारण जो हवा है वो इसके अंदर चला जाता है। ये काली मिट्टी का गुण होता है। तो काली मिट्टी कपास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी कहिए या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम है ना, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब पाया जाता है, बट नाइट्रोजन और जैव जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो इसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, पहला सही है और दूसरा गलत है। ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो है मुख्यतः महाराष्ट्र उसके बाद गुजरात आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्कन पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये मिट्टी अधिकांशतः कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्कन पठारी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। कपास के साथ साथ ये गन्ने के लिए भी जो है गन्ना भी इसमें उगाया जाता है, गन्ने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी ग्राम उद्योग का आयोग का गठन किया गया था? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका डेट था 1956 से 61 तक, है ना, 1956 से 1961 तक, और ये किया गया था इसका आयोग का गठन अप्रैल 1957 में। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किस योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 1956 से 1961 तक था। ठीक है, मुख्यालय अगर कोई पूछेगा इसका तो मुंबई में है। खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में अप्रैल 1957 में गठन किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था?
तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने। और ये कितना था? 340 करोड़ था भारत का राष्ट्रीय आय जिसमें अनुमान लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय जो था, प्रति व्यक्ति है ये 20 रुपया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 20 करोड़, ये अनुमान लगाया था सबसे पहले किसने? दादा भाई नेहरू जी ने। और अब कौन लगाता है इसका अनुमान? एनएसओ लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान अभी तत्काल वर्तमान में कौन लगाता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ये अभी भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सबसे पहले किस बैंक ने भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लाया था। क्रेडिट कार्ड लाया कब? तो ये अगस्त 1980 में लाया था। ठीक है, तो प्लास्टिक मुद्रा किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। और सबसे पहले जो है क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने भारत में लॉन्च किया था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, अगस्त 1980 में। मनुष्य में शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है, जो किडनी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, जिसके उस शुद्धि के कारण जो है अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, ये सब को जो है साइड कर देता है किडनी छान के, है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहते हैं ना। देखते हैं किडनी खराब हो जाता है तो कहते हैं ना कि वो डायलिसिस पर है, मतलब उसको बाहर के जो है यंत्र के द्वारा उसका खून साफ होता है जब किडनी उसका फेल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? तो ऐसा माना जाता है कि 2 लाख से 3 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस का विकास हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। और मानव का जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वो अफ्रीका से ही मिला है। तो 2-3 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस थे उनका विकास अमेरिका में हुआ था। इसलिए जो आनुवांशिक मूल है, जो जेनेटिक रूट्स है, वो कहाँ पे अवेलेबल है? अफ्रीका में। मनुष्यों में भोजन का पाचन की प्रक्रिया डॉट डॉट में शुरू होती है और डॉट डॉट में पूर्णतः समाप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो पाचन की क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है और अंततः जाके कहाँ पचती है? छोटी हाथ में पचती है। ठीक है, मुंह में जो हम लोग जब चबाते हैं किसी खाना को तो स्टार्च जो है उसका पाचन शुरू हो जाता है। लगभग 30% जो स्टार्च है वो मुंह में ही पाचन शुरू कर देता है, जो कि लार में टाइलिन या एमाइलेज जो है, एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है उसके द्वारा जो है पचना शुरू हो जाता है। अंततः पेट में जाती है और वहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जो है टूटना शुरू करता है, जहाँ पे जो है HCl और एंजाइम का स्राव होता है और अंततः जो है फाइनली छोटी आंत में पहुंचती है और वहां पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है। और जो अवशिष्ट चीजें होती है वो बड़ी आंत में चली जाती है, जहां मल द्वार के द्वारा मल त्याग करते हैं ना। तो मुंह से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? छोटी आंत के द्वारा तक जाती है पाचन क्रिया। मुंह से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पे होती है? छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के जो दुष्प्रभाव है उससे चेचक थोड़ी हो सकता है। चेचक तो आपका क्या है? वायरल है। ठीक है, ये तो विषाणु से होता है ना, विषाणु से। जो फाइलेरिया है वो परजीवी से होता है
और डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होता है तो उसको एंटीबायोटिक से थोड़ी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का मतलब ही बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना होता है, और ये इससे होता ही है, बैक्टीरिया से ही होता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव चेचक मलेरिया नहीं है। हो सकता है मिलती हो, उल्टी जैसा मन करे, ये सब छोटा मोटा जो है आपको एंटीबायोटिक्स का दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपको चेचक मलेरिया और डिप्थीरिया हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू पे प्रभावी नहीं होते, बिल्कुल, क्योंकि जुकाम और जो फ्लू होते हैं वो वायरल होते हैं। क्या होते हैं? वायरल। वायरल मतलब विषाणु से होने वाले, और विषाणु से होने वाले हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स थोड़ी काम करेगा। एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया से चीज जो रोग हो रहे हैं उसमें ना एंटीबायोटिक काम करेगा, है ना। तो एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये बात सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, बिल्कुल, जो बैक्टीरिया जनित रोग है उसमें ही प्रभावी होगा। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल है। एंटीबायोटिक्स जो है वायरल यानी वायरस के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा। वायरस अलग चीज है, एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है ना। तो इसका कौन कौन सही है? बी सही है, सी सही है, डी सही है। ए इसका गलत हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स का जो साइड इफेक्ट है उसे चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? देखिए, 1 लीटर अगर आप पानी लिए हैं, 1 लीटर पानी लिए हैं और उसमें 100 ग्राम चीनी मिला दिए, 100 ग्राम चीनी मिला दिए, तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो बढ़ेगा। मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो लगभग ये 1 kg होगा, लगभग, ठीक है, ये 1 kg होगा और 100 ग्राम, तो अगर उसका वजन किया जाए तो वो 1.1 kg हो जाएगा। उसका द्रव्यमान अगर निकाला जाए, तोला जाए तो वो 1.1 kg होगा। बट उसका जो आयतन है वो अगर आप निकालिएगा, वो अगर देखिएगा तो वो 1 लीटर ही होगा। यानी 1 लीटर के बोतल में पहले 1 लीटर बोतल पानी लीजिए, ठीक है, उसको जग में निकालिए और उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाइए, आप फिर से वो 1 लीटर वाला बोतल में डालिए, देखिए वो 1 लीटर वाला बोतल में पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन उसका जो वजन होगा, जो द्रव्यमान होगा वो 1.1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि द्रव्यमान बढ़ गया, आयतन वही है, तो क्या बदल रहा है? तो द्रव में एक गुण और होता है घनत्व का। किसका? घनत्व का। तो उसका जो है क्या बढ़ जाएगा? घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन वही रहेगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे जैसे चीनी उसमें घुलते जाएगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पानी में चीनी घोलने से क्या नहीं बदलेगा? तो उस घोल का आयतन नहीं बदलेगा, यानी जितना पानी का आयतन पहले था आयतन उतना ही होगा। द्रव्यमान बदलेगा? बदलेगा। घनत्व बदलेगा? बदलेगा। सांद्रता, कंसंट्रेशन निश्चित है कि पहले पानी के अणु ऐसे ऐसे दूर थे, अब इसमें चीनी के घुलने से ये अणु क्या हो जाएंगे? पैक हो जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे, तो इसका सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन, वो भी बढ़ जाएगा। यानी शुरू में जो चीनी घुलता था, शुरू जो नया पानी था, मतलब शुरू में जो पानी था उसमें जो चीनी घुल रहा था वो अब 100 ग्राम घोल दिए हैं, अब फिर 100 ग्राम और घोलेंगे, वो अब थोड़ा घुलने में समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, सांद्रता बढ़ गई है। ठीक है, तो क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जिसका आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति अधिक तो ऊर्जा अधिक, ऊर्जा अधिक। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ई का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू, ये न्यू पढ़ते हैं इसको, है ना, H इंटू न्यू, जो कि ये आवृत्ति होता है। ये क्या होता है? आवृत्ति, और ये प्लांक नियतांक है। तो ई जो है कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होगा न्यू के, यानी जैसी आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा गामा रे का, उसके बाद एक्सरे का, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के बाद आपका आ जाएगा कौन? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें के बाद आपका आ जाएगा कौन? पराबैंगनी के बाद नहीं, दृश्य प्रकाश आ जाएगा ना, दृश्य प्रकाश जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद आ जाएगा अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, तब आ जाएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव,
और सबसे छोटा हो जाएगा कौन, रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका हो जाएगा, गामा का, उसके बाद एक्सरे का। तो इन सब में एक्सरे सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगा, रेडियो वेव का। और जिसका सबसे कम ऊर्जा उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी E बराबर H इंटू न्यू को लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। यानी E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, C प्रकाश का वेग होता है। तो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो गामा किरणों का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा, रेडियो वेव का, कम गामा रे का। सब फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, गामा रे का, और फ्रीक्वेंसी किसका कम, रेडियो वेव का। तो ऊर्जा किसका ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा, गामा का, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा गामा का, तो ऊर्जा भी गामा का। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में, तो A का 3 हो जाएगा, A का 3। एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया आपका किसमें, सिरका में, एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में। सिट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका, एसिटिक अम्ल यानी B का हो गया 4, B का हो जाएगा 4। उसके बाद C का हो गया आपका सिट्रिक अम्ल किसमें, नींबू में, तो C का 1। तो D बच गया आपका क्या, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में 2। तो अगर ये आपको नहीं भी पता है तो 3 पता होगा, लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है, बात सही है। जो पीतल है वो किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, जस्ता का मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, बिल्कुल नहीं। मैग्नेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है, किसका, लोहा का। एल्युमिनियम का होता है इंपॉर्टेंट अयस्क बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट लोहा का, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पारादित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पारादित जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, अमलगम, ठीक है, जिसमें पारा मिश्रित हो, और इसमें पारा जरूर रहेगा, तो ये भी बात सही है। पारादित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः हो, जिसको हम लोग अमलगम भी कहते हैं। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है, बिल्कुल नहीं। फोटोग्राफी में सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये गलत हो गया। कौन कौन सही हो गया, 1 और 3, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा खाद्य भाग जड़ का रूपांतरण नहीं है। तो देखिए ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, रीजनिंग में भी ये प्रश्न आता है। एक होता है तना का रूपांतरित रूप और एक होता है जड़ का। तना में आपके पास कौन कौन आ जाएगा, आलू आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, ठीक है, आपका लहसुन हो गया, लहसुन, उसके बाद आपका रतालू हो गया। ये सब क्या है, तना का रूपांतरित रूप है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग तना खाते हैं, आलू का तना खाते हैं, अदरक का तना खाते हैं, लहसुन का तना खाते हैं। जड़ में आपका हो जाएगा गाजर, जड़ में हो जाएगा आपका मूली, जड़ में आपका हो जाएगा चुकंदर, चुकंदर, जड़ में आपका हो गया शकरकंद, शकरकंद, जड़ में आपके पास हो गया सतावर, सतावर। ये सब क्या है, जल है। सलजम भी आप देख सकते हैं, सलजम, ये भी क्या है, जड़ है। ये सब जड़ का रूपांतरित रूप है। तना का हो जाएगा आलू, अदरक, लहसुन, रतालू, ये सब किसका है, ये तना का पार्ट है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जर का रूपांतरण नहीं है, तो गाजर जर है, आलू तना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, जो सुपोषण होता है, सुपोषण उस क्रिया को कहते हैं कि जब किसी जल निकाय में पोषक तत्व का संवर्धन यानी वृद्धि हो जाता है। संवर्धन मतलब वृद्धि। तो जल निकाय में जब पोषक तत्व का वृद्धि हो जाता है तो इस प्रक्रिया को सुपोषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सुपोषण। कब? कि जब जल में जो है खनिज बढ़ जाए, उसके पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ठीक है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये सब बढ़ जाए तो इस बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। तो पहला सही है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। संवर्धन मतलब इनरिचमेंट, वृद्धि की घटना है, ठीक है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो जब जल में पोषक तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? उसमें पौधे, शैवाल, ये सब का उत्पत्ति होगा। पौधे में जन्म लेंगे, पौधे से पानी में जो है पौधे जन्म लेंगे, शैवाल जन्म लेंगे, और जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो पानी से ऑक्सीजन लेंगे। बात आ रही समझ में? जब सुपोषण की क्रिया क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो किसी जल निकाय में पोषक तत्वों के संवर्धन यानी पोषक तत्वों की वृद्धि, जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इसकी वृद्धि होगी तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सुपोषण। अब अगर पोषक तत्व बढ़ा है तो उसमें उस जल निकाय में क्या उत्पन्न होगा? पौधे जन्म लेंगे, शैवाल उत्पन्न होगा। जब इनका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, ये सड़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे? पानी से। तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण तो पौधे और शैवाल के लिए सही है, लेकिन जल में जो ऑक्सीजन है उसके लिए ये गलत हो जाएगा, उसको वो कम कर देगा। तो यहाँ दोनों सही है, एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहाँ से जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू होगा। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो 2026 का जो आपका 2027 का जो आयोजन है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? नल्ला पाकिस्तान के द्वारा 2027 का। अच्छा, 2026 का किसके द्वारा किया जाएगा? तो 2026 में बिस्केक किर्गिस्तान के द्वारा किया जाएगा 2026। और 2025 में जो है चीन के द्वारा ही किया गया है, 2025 का, ठीक है। 26 का किर्गिस्तान के द्वारा और 27 में नल्ला पाकिस्तान करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर जो है ये नरनपुरा अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया है श्री अमित शाह जी द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री है उनके द्वारा। कहा? नरनपुरा अहमदाबाद में 825 करोड़ की लागत से वीडी सावरकर स्टेडियम खेल परिसर ये नाम है स्टेडियम का, ठीक है। वीडी सावरकर खेल परिसर कितना लागत से? 825 करोड़। और ये भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर होगा, और ये जो है अत्याधुनिक भी होगा। इसमें बहुत सारे जो है अदर खेल मैदान से इसमें जो चीजें ज्यादा होंगी। कहाँ पे? अहमदाबाद, नारायणपुरा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में कितने दिन बिताने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटेंगे? ठीक है, तो एक्सियोम मिशन पे ये गए हुए थे, और इस मिशन पर इन्होंने 18 दिन बिताए हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो 18 दिनों के बाद ये धरती पर वापस आए, ठीक है। कौन? शुभांशु शुक्ला। कितने दिन? 18 दिन बिताए हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर।
और पहले भारतीय हो गए, पहले भारतीय जिन्होंने कहाँ पहुंचा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। और अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हो जाएंगे, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले ये पहले भारतीय हो जाएंगे। और इसके लिए इनको जो है पुरस्कृत भी किया गया है, भारत सरकार इनको पुरस्कार भी दिया है। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है, अभी जस्ट जो है आपके जनवरी में इनको पुरस्कार दिया गया है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, जो कि हमारे देश में सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन है, अशोक चक्र। अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास किन देशों के द्वारा चेन्नई तट पर 7 से 12 जुलाई 2025 को किया गया। तो जा माता एक सैनिक अभ्यास था, किस किस देशों के बीच, तो भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के जो तटरक्षक थे, ठीक है, कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा ये अभ्यास किया गया था जामाता। जामाता का अर्थ जापान, ये जापानी वर्ड है, इसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है। जामाता का जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। और ये भारत और जापान के जो तटरक्षक बल थे उनके बीच यह अभ्यास किया गया है चेन्नई के तट पर, भारत और जापान। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, पता होगा, बड़ी चोंच वाली, है ना, बड़ी चोंच वाला जो पक्षी होता है हॉर्नबिल। इस पर एक त्योहार भी मनता है ना नागालैंड में, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है। तो इसके संरक्षण के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है किस टाइगर रिजर्व में, तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है ये कोयम्बटूर जिला में, तमिलनाडु। ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया गया है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके, हॉर्नबिल का। और हॉर्नबिल को एक चीज ये याद रखिएगा, इसको जो है ना एक नाम कहा जाता है इस पक्षी को, हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है, हॉर्नबिल को जंगल का किसान, याद आ गया, जंगल का किसान कहा जाता है। ठीक है। हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है, जंगल का किसान, क्योंकि ये जो है बीच जो है पौधों के बीच इधर उधर छींटते हैं, मतलब जंगल बढ़ाने में ये बहुत सहायक होते हैं, इसलिए इसका जंगल का किसान भी कहा जाता है हॉर्नबिल को। और ये याद रखिएगा, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो हमारा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो दिया गया है रानी मुखर्जी को। ठीक है। इसको दिया गया है रानी मुखर्जी को, किस फिल्म के लिए, मिसेज चटर्जी एवं वर्सेस नॉर्वे, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है 71वें राष्ट्रीय फिल्म का। ठीक है। अच्छा, बेस्ट अभिनेता का किसको मिला है, तो ये संयुक्त रूप से मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, संयुक्त रूप से। ठीक है। संयुक्त रूप से किस किस फिल्म के लिए, तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और जवान होगा ना, जवान नहीं, जवान, ठीक है, जवान मूवी के लिए। और विक्रांत मैसी को मिला है किस चीज के लिए, विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए, विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। ठीक। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सा रहा है, तो बेस्ट
हिंदी फिल्म रहा है कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। कटहल अ जैकफ्रूट जैक फ्रूट मिस्ट्री। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन? कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म ये मिला है 12th फेल को। तो क्या क्या याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी किस फिल्म के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी किसके लिए? तो शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल। संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में कानून का उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो अगर कोई जो है प्रमोट इस चीज को कर रहा है, यानी जो ला रहा है, ठीक है, जो ला रहा है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है, प्रचार करने वाले के लिए अलग है और इसको उपलब्ध कराने के लिए। तो जो उपलब्ध करवा रहा है उसको कम से कम जो है 2 करोड़ तक और 3 साल की सजा, 3 साल तक की कैद। ठीक है। कोई अगर 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ होगा। ठीक है, 2 करोड़ नहीं, ये 1 करोड़ है। अगर कोई उपलब्ध करा रहा है ऑनलाइन गेमिंग जिसमें जो है खासकर जो पैसे के द्वारा जो खेला जाता है गेम, तो उसके लिए जो है इसके उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए और 3 साल की कैद। ठीक है, 1 करोड़ और 3 साल की कैद। और जो इसका प्रमोट कर रहा है, जो इसको विज्ञापन कर रहा है इसका, ठीक है, विज्ञापन, तो उसके लिए 50 लाख तक जुर्माना और 2 साल तक का कैद, 2 साल तक का कैद। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मेरे हिसाब से उपलब्ध कराने के लिए ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है। संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में कानून का उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक का जुर्माना करना पड़ेगा? 1 करोड़ रुपए राशि तक। और विज्ञापन अगर कोई करता है, कोई प्रमोट कर रहा है, तो 50 लाख तक और 1 करोड़ या 3 साल तक की सजा हो सकती है और 50 लाख तथा 2 साल तक का सजा हो सकता है। किस लेखक की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नॉमिनेशन हुआ है बुकर पुरस्कार का, उसमें भारतीय लेखक किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को जो है बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया, मिला नहीं है, याद रखिएगा। और ये जब क्वेश्चन बना था तब के लिए था, नामित हुआ था, बट अब क्लियर हो गया है। अब ये जो है मिला है किसको? फ्लैश उपन्यास के लिए। फ्लैश एक उपन्यास है, उपन्यास के लिए डेविड सजले डेविड सजले कहिए, ठीक है। ये जो है हंगरियन ब्रिटिश लेखक है और इनके उपन्यास किसके लिए? फ्लैश के लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। लेकिन भारतीय लेखक किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को नामित किया गया था ना, 4 की 5 बुक को नामित किया गया था, उसमें भारत की किरण देसाई का भी एक बुक था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लेकिन दुर्भाग्यवश मिला नहीं, मिला है किसको? हंगरियन ब्रिटिश लेखक के जो डेविड सजले के उपन्यास फ्लैश को दिया गया है। ठीक है, अंग्रेज लोग का नाम भी जो है ना खतरनाक होता है। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का चौथा संस्करण बेंगलुरु के
बेंगलुरु के एसएम कृष्णा स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के किस स्टेडियम में? एसएम कृष्णा स्टेडियम। कौन सा संस्करण था ये? चौथा संस्करण। तो कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए। यूएन की रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है? तो दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर 42 मिलियन आबादी के साथ 42 मिलियन आबादी के साथ जो जकार्ता है, जकार्ता ये सबसे नंबर 1 शहर हो चुका है। ठीक है, जकार्ता जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है 42 मिलियन के साथ। दूसरा पर टोक्यो, तीसरा पे ढाका और चौथा पे नई दिल्ली है। ठीक है, पहला पे जकार्ता है। द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। यह उड़ान किस वायुसेना स्टेशन से आयोजित की गई? तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पहली ऐसी राष्ट्रपति होगी जिन्होंने क्या उड़ाया है? ये राफेल विमान उड़ान भरने वाली, यानी राफेल विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये जो उड़ान भरा गया है ये अंबाला वायुसेना स्टेशन से, हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है क्या उड़ाया था? सुखोई 30 विमान भी उड़ाया है। ठीक है, सुखोई 30 विमान। तो ये भी एक लड़ाकू विमान है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि दो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति कौन हो गई है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी उड़ाए थे सुखोई, तो वो सिर्फ सुखोई उड़ाए, और ये जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है राफेल भी उड़ा लिए और सुखोई भी दोनों उड़ा लिए। तो दो लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। आसियान में नवीनतम 11वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आसियान का जो 11वां अभी नया सदस्य बना है वो बना है ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर, जिसका एक और नाम है, ईस्ट तिमोर को हम लोग जो है तिमोर लेस्ते भी कहते हैं, तिमोर लेस्ते। तो ये नया देश आपको लग रहा होगा, ये इंडोनेशिया का ही एक तरह का पार्ट समझ लीजिए, इंडोनेशिया से ही सटा हुआ देश है। और ये 2002 में आजाद ही हुआ है ऑफिशियली रूप से। 1975 तक इस पे जो है पुर्तगाली शासन किया, फिर 75 से लेकर 1999 तक इंडोनेशिया ने इस पे शासन किया, और कुछ साल जो है यूएन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चला, और फाइनली 2002 में इसको ताजा जो है स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, तो ये एक गणराज्य देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य देश। 2002 में इसको स्वतंत्रता ही मिला। 2011 में इसने अप्लाई किया आसियान में शामिल होने का, और लगभग 14 साल के बाद 2025 में ये आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश बन गया। ठीक है, तो आसियान में जो 11वां नवीनतम देश शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ते का ही है, जिसको अब ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडोनेशिया से ही सटा हुआ, यानी इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है ना उसी पर ये देश है, तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, जो अभी 2002 में ही ये क्या हुआ है? स्वतंत्रता प्राप्त किया है। और 2011 में इसने अप्लाई किया किसके लिए? आसियान के लिए, और 2025 में इसको आसियान का 11वां सदस्य अपना लिया गया है। अक्टूबर 2025 में जारी होने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है? तो हमेशा की तरह जो है इस बार फिर से जो है आपका कौन? सिंगापुर प्रथम स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स हमें बताता क्या है? ये इंडेक्स हमें बताता है कि कितने अधिक देशों में हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं, कितने अधिक देशों में बिना वीजा के हम लोग जा सकते हैं। तो सिंगापुर 193 देश, विश्व में 193 देशों में बिना वीजा के, सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, इसलिए ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे आपका कौन हो जाएगा? नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया
कभी कभी 2-3 भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 में दक्षिण कोरिया, 190 देशों में ये बिना वीजा के जा सकता है। नंबर 3 पे आपके पास हो जाएगा जापान, जो 189 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। भारत का जो है, भारत वो 50वें नंबर पर है, 57 देशों में बिना वीजा के भारत के नागरिक जा सकते हैं। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा आपका जापान हो जाएगा। भारत का स्थिति है 85वां नंबर पर, टोटल 57 देशों में बिना वीजा के भारत के नागरिक जा सकते हैं। 2025 फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, 2025 फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अर्जुन एरिगेसी ने इसमें कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक, जो भारतीय खिलाड़ी है अर्जुन एरिगेसी, इसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, चौथे स्थान पर थे। ठीक है, चौथे स्थान पर कांस्य पदक जीता है, चौथे नहीं तीसरे पे ना, तीसरे स्थान पर। ठीक है, पुरुष में। और महिला में जो हम्पी है, कोनोरू हम्पी, उसने जीता है कांस्य पदक। यानी भारत में ये फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक आया है, पुरुष में और महिला में। ठीक है, लेकिन जो जीता है ये खिताब, ये किसने जीता है पुरुष में? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और इसमें महिला में अगर आपसे पूछे तो अलेक्जेंडा जेंडा ने ये खिताब जीता है महिला में। और भारत ने दोनों ही महिला और पुरुष में कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता है। पुरुष में अर्जुन एरिगेसी और महिला में कोनेरू हम्पी ने। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? हमारे मोदी जी को हर एक देश का जो है, जहां भी जाते हैं वहां नागरिक सम्मान दिया जाता है। इस बार इथोपिया ने दिया है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये मोदी जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें से निश्चित है कि किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।